हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई में लग गए हैं और विद्या प्रकाशन द्वारा संपादित इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आप लोग अलग अलग विषयों में ये कक्षाएं जो कि विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जा रही हैं, मैं समझता हूं आप लोगों के लिए एक वरदान की तरह से काम कर रही होंगी। चलिए बच्चों, बातचीत शुरू करते हैं। आज की इस कक्षा में मैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी और विकास नाम के इस चैप्टर को आज समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आनुवंशिकी नाम की शाखा का निर्माण हुआ, किस तरीके से आनुवंशिकी के पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स संपादित किए और किस प्रकार से उन्होंने अपने इन प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष निकाला और नए नियम दिए जिन्हें मेंडल के नियमों के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ इन नियमों के द्वारा ही एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ वैज्ञानिकों के लिए, जिस पर के चलने के बाद वैज्ञानिकों ने एक बहुत विशाल क्षेत्र पाया शोध के लिए, रिसर्च के लिए, जिसका नाम रखा गया जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं जो कि आनुवंशिकी से ही संबंधित है और इनका ज्ञान आप लोगों को होना भी बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ बातें करूंगा ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड। देखिए, मानव आनुवंशिकी, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं आनुवंशिकी के बारे में, तो हमारे जो प्रयोग थे वो पौधों पर ही निर्भर कर रहे थे। हमने एक सीमित सीमा बना रखी थी कि हमारे प्रयोग पौधों पे किए जाएंगे और हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम खुद तो मानव हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि एक वैज्ञानिक मानव को ही भूल जाए, यानी कि अपने प्रयोग मानवों के ऊपर ना करे? यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। और बच्चों, यहीं से शुरुआत हुई ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवंशिकी की। और आज मैं जो विषय, जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जिसको बोलते हैं बच्चों। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने पेडिग्री एनालिसिस का ही जिक्र करूंगा और यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या किया जाता है, किस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली का विश्लेषण किया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधों की आयु और खास करके उन पेड़ पौधों की आयु, उन पौधों की आयु जिन पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग किए या उनके समकालीन अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए थे, उनका जो कुल जीवन था वो मात्र 1 वर्ष या 2 वर्ष था। बहुवर्षीय पौधों की तरफ उन्होंने कम ध्यान दिया, क्योंकि कैसे अध्ययन करते अलग अलग पीढ़ियों का। और यहीं पर दिक्कत आती है मानव आनुवंशिकी के अध्ययन में, जहां पर हम लोग भली भांति जानते हैं कि एक पीढ़ी, मनुष्य का लाइफ स्पैन यानी कि जो जीवन काल है वो 100 वर्ष माना गया। चलिए, नहीं 100 वर्ष तक जीता कोई, अमूमन 70, 80, 90 में जीवन समाप्त हो जाता है। तो भी एक वैज्ञानिक कितनी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकता है? अगर हम सपोज आप अपने आप को अज्यूम करिए, मानिए कि आप एक जीव वैज्ञानिक हैं और आप मानव आनुवंशिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको एक बार में किसी परिवार में कितनी पीढ़ियां एक साथ दिखाई देंगी? ज्यादा से ज्यादा 3। और
यानी कि एक दादाजी दिखाई देंगे, एक पिताजी दिखाई देंगे और एक उनका पुत्र दिखाई देगा। दादाजी के पीछे वाले परदादाजी आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और जो पुत्र है वो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, सबसे छोटा, यानी कि पौत्र जो है दादाजी का, वो तीसरे नंबर की पीढ़ी हो गई, अभी उससे आगे की पीढ़ी नहीं आई है। तो हम अगर मानव आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पीढ़ियां हम एक बार में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उन 3 पीढ़ियों से वंशावली का पूरा विश्लेषण संभव नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन जेनेटिक्स की, यानी मानव आनुवंशिकी के अध्ययन में। मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं ये बात, और इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। मनुष्य में रिप्रोडक्टिव पावर जो आती है, यानी कि जनन की जो क्षमता आती है, वो आती ही 20 वर्ष के पश्चात है, और इसके बाद एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी संतान उत्पन्न कर सकता है? 7, 8, 9, 10, इससे ज्यादा कौन कर सकता है मैक्सिमम। और जहां पर जमाना अगर परिवार नियोजन का होता है तो 1 संतान, 2 संतान, या अत्यधिक हो सकती है तो 3 संतान। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये आती है कि कम संतानों की उत्पत्ति। और उसके बाद दूसरी समस्या कि जो लक्षण हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं मनुष्य के अंदर, वो किसी एक जीन के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होते। मटर के पौधे की लंबाई को एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है। मेंडल के लिए बहुत आसान था अध्ययन करना। मटर के बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है, इसके लिए भी एक ही जीन था। यानी कि मेंडल ने अपने जितने भी लक्षण चुने थे, उन सभी के लिए एक ही जीन था। हर लक्षण एक ट्रेट, एक जीन, 1 जीन 1 कैरेक्टर। लेकिन मनुष्य की अगर बात करते हैं तो किसी भी एक लक्षण के लिए जीन्स की संख्या 1 से ज्यादा होती है, और वो भी अध्ययन में एक रुकावट ही डालती है बच्चों। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई हो। दूसरी बात, मिश्रित पूर्वजता, यानी कि कोई भी लक्षण शुद्ध नहीं होता। कोई लक्षण किसी परिवार से आ रहा है, कोई लक्षण किसी परिवार से, माता किसी और परिवार से, पिता किसी और परिवार से। अब क्या हुआ? वो लक्षण मिश्रित हो गया। अब जो संतान पैदा हुई उसमें माता के भी लक्षण है, पिता के भी लक्षण है, लक्षण मिश्रित हो गए। अब उसके बाद अगली पीढ़ी का जब विवाह हुआ, अब हम अगली पीढ़ी जब अध्ययन करने के लिए बैठे तो फिर एक और परिवार से लक्षण आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मिक्स्ड एंसेस्ट्री, यानी मिश्रित पूर्वजता भी एक परेशानी का कारण बनती है जब हम वंशावली का विश्लेषण करते हैं। और अनेकों पीढ़ियों का अध्ययन संभव ही नहीं है, क्योंकि हम एक बार में अधिकतम 2 या 3 पीढ़ी ही देख पाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, वो भी एक पावरफुल इफेक्ट शो करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, वातावरण के अनुकूलन, ये सारी ही समस्याएं हैं जो कि किसी भी वंशावली का अध्ययन करने में प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आती है। बच्चों, मैं समझता हूं जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोग बहुत भली भांति समझ गए होंगे, और मेरे ख्याल से अगर नहीं भी समझे हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए और मेरी बात को दोबारा से सुनिए। आप लोगों को सारी की सारी बातें फिर से क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम आगे। थोड़ा सा मैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि वंशागति का अध्ययन करना, अनेकों पीढ़ियों का अध्ययन करना ही पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि वंशागति का
विश्लेषण कहलाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स का जो अध्ययन किया गया था, उसकी जो नींव डाली थी, जो शुरुआत की थी, वो की थी फ्रांसिस गाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1883 यानी 1883 में, और इसीलिए उनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उनको कहा जाता है मानव आनुवंशिकी का जनक। और उन्होंने इसके लिए दो विधियां विशेष रूप से प्रपोज की थी मानव आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए, यानी कि पहली तो पेडिग्री एनालिसिस ही थी और दूसरा था ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों का अध्ययन। तो यहां पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब वंशावली विश्लेषण से ही संबंधित है, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस से, जिसके द्वारा हम मानव आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। बच्चों, एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पेडिग्री एनालिसिस का क्या फायदा होता है? बच्चों, आप सभी लोग इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जिसका नाम था, भली भांति परिचित है। ये वो देश है जिसने भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक बहुत लंबे समय तक राज्य किया। यहां की क्वीन विक्टोरिया के नाम से सभी लोग परिचित हैं। क्वीन विक्टोरिया जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उनको एक रोग था, पता नहीं कैसे उनके जीन्स में वो रोग आ गया, जो कि आनुवंशिकी के द्वारा, जेनेटिक्स के द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। बच्चों, वो रोग था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वो रोग होता है जिसमें अगर कहीं पर कोई कट लग जाए बॉडी में और खून बहना शुरू हो जाए, तो आम तौर पर खून, वैसे तो देखा गया है कि अपने आप रुक जाता है। अगर छोटा मोटा कट है, खून का अपने आप थक्का बन जाता है और खून अपने आप रुक जाता है। परंतु हीमोफीलिया में खून अपने आप नहीं रुकता जब तक कि उसको प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल जाए। यानी कि खून का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन होती है, वो हीमोफीलिया के रोगियों में प्रभावी नहीं है, इसीलिए खून का थक्का नहीं जम रहा है। और मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि यह बीमारी क्वीन विक्टोरिया से, हालांकि क्वीन विक्टोरिया इस बीमारी की कैरियर थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली साधन, जो लोग होते हैं उनके अंदर बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर वो नेक्स्ट पीढ़ी में जरूर ले जाते हैं। तो क्वीन जो विक्टोरिया थी, वो इस डिजीज की कैरियर थी और उनके द्वारा ये रोग आगे की पीढ़ियों में चला गया। बाद में जब आगे की पीढ़ियों में जो डॉटर्स पैदा हुई, उनके विवाह जब ब्रिटेन के और रॉयल फैमिलीज के लोगों में संपन्न हुए, तो वो रोग दूसरी रॉयल फैमिलीज में भी पहुंच गया। आज की तारीख में ब्रिटेन की जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, वो हीमोफीलिया के रोग से ग्रसित है और इसीलिए इसको, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। तो सारी बात यह है कि इस बीमारी का अध्ययन क्वीन विक्टोरिया की जनरेशन से लेकर और क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स या उसके भी बाद की जनरेशन में अगर हमें अध्ययन करना है, तो हमें एक पेडिग्री चार्ट बनाना पड़ेगा। हमें पहले तो पेडिग्री एनालिसिस का ही सहारा लेना पड़ेगा और हम लोग एक चार्ट बनाएंगे बच्चों, पेडिग्री चार्ट, और उसमें किस तरीके से शो किया जाता है मैं आपको बताता हूं कि एक गोल
ये गोला जो है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है और ये स्क्वायर शेप ये यूज की जाती है मेल के लिए। और ये जो लाइन है ये मैरिज लाइन कहलाती है और इससे ये नेक्स्ट जनरेशन आई और इस नेक्स्ट जनरेशन में सपोज अगर 4 संतानें हुई जिसमें 2 लड़कियां हुई और ये 2 लड़के हुए तो इस तरीके से शो किया जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को बच्चों बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको जानकारी रहे, ये फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, सामान्य फीमेल है। लेकिन अगर मैं इसको हाफ बोल्ड कर दूं, डार्क कर दूं, तो बच्चों ये कैरियर फीमेल हो जाएगी। इसके अंदर रोग तो नहीं दिखाई देगा परंतु इसके ये रोग को अगली पीढ़ी में ले जाने की वाहक अवश्य रहेगी। और ये अगर मैं पूरी तरीके से बोल्ड कर दूं तो मैं बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एक डिजीज्ड फीमेल की पहचान है। बच्चों ये निशान मेल के लिए यूज होता है, नॉर्मल मेल है ये मेल पूरी तरीके से नॉर्मल है। और ये निशान डिजीज्ड मेल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से आगे की पीढ़ियां, ये मैरिज लाइन के द्वारा ये किसी इस तरीके से हम शादी विवाह किससे हुआ ये भी इस तरीके से पेडिग्री चार्ट में शो किया जा सकता है। तो कुछ ये विधि प्रयुक्त होती है पेडिग्री एनालिसिस के लिए। और मैं समझता हूं कि सभी बच्चे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके हैं। वंशावली का अध्ययन करना, किस तरीके से रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा, एक परिवार से दूसरे परिवार में पहुंचा, ये केवल और केवल इस पेडिग्री चार्ट के द्वारा ही संभव हो पाता है। बच्चों एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा यहां पर कि कैरियर मेल नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहीं पर भी कैरियर मेल का कोई भी सिंबल आप लोगों के सामने शो नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं पेडिग्री एनालिसिस पूरी तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं जिसको कहते हैं लिंकेज। क्या होता है लिंकेज? चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। यहां पर आप लोगों को मजा आएगा। देखिए अपने आप कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बायो में, अपने आप किताब पढ़ते हैं थोड़ा कम समझ में आता है, दिक्कत आती है समझने में, लेकिन अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझाने पर वो चीज़ें बहुत जल्दी से क्लियर हो जाती है। जब तो एक अच्छे शिक्षक की जरूरत पड़ती है। विद्या प्रकाशन ने ये कक्षाएं शुरू की, विषयों के जो अच्छे से अच्छे टीचर्स मौजूद थे उन लोगों से संपर्क किया। बच्चों के मार्क्स उनकी पुस्तकों को पढ़ करके अच्छे आए। ये जब तक संभव नहीं था जब तक कि उनकी पुस्तकों के अंदर के जो कंसेप्ट्स हैं वो बच्चों तक सही प्रकार से स्थानांतरित ना हो, ट्रांसफर ना हो। तो उसी के लिए ये वीडियो कक्षाएं तैयार की गई। आप लोग इन कक्षाओं को लगातार पढ़ रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों को इनको भरपूर फायदा मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों बात करते हैं अब एक नए टॉपिक की जिसको हम कहते हैं लिंकेज या सहलग्नता, जो कि आप लोगों को पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सीधी सीधी परिभाषा जो लिंकेज की है वो ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तब वे स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, बल्कि एक साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। और इसी
लक्षण को लिंकेज कहा जाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, नहीं समझ में आ पा रही पूरी बात। बच्चे सोच रहे हैं कि इतनी टेक्निकल बात कैसे, चलो रट लेंगे। नहीं, कोई नहीं रटेगा। रटना नहीं है बल्कि समझना है विषय को, कंसेप्ट को आगे समझते हुए चलना है माय डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग एक एक कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आती चली जाए। चलिए बच्चों, लिंकेज की बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग इधर उधर की बात करने पर बोर भी हो सकते हैं। कभी कोई अच्छी बात होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया। मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि हर जीन के साथ एक लक्षण जुड़ा हुआ है और वो जीन अपना उस लक्षण प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो जीन यानी कि जो फैक्टर है, मेंडेलियन फैक्टर, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को कहीं पर भी प्रदर्शित कर सकता है और इसी को हमने स्वतंत्र अपव्यूहन कहा। तो मेंडल वॉज वेरी लकी। यहां पर मैं कहूंगा कि मेंडल की तकदीर बहुत अच्छी थी कि मेंडल का हर कैरेक्टर एक अलग जीन पर मौजूद था। खुदा न खास्ता ऐसा हुआ होता है कि एक ही जीन पर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं, या कोई एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होते, तो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कभी भी प्रकाश में नहीं आ पाता, क्योंकि मेंडल ने लकीली 7 कैरेक्टर्स स्टडी किया और 7 कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग 7 जीन्स थे। यहां कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई और इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट कुदरत उनके साथ शायद मेहरबान थी कि वो सफल होते चले गए। लेकिन बाद में जब शोध कार्य आगे बढ़ा, साइंटिस्टों ने लगातार रिसर्चेस की, तो पता लगा कि ये नियम एक यूनिवर्सल तौर पर, सार्वभौमिक तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीजें अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। यानी कि जीन्स किसी भी कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर भी पाए जा सकते हैं, या मियोसिस के समय जब मदर क्रोमोसोम और फादर क्रोमोसोम अलग अलग गैमीट्स बनाते हैं और वो गैमीट्स आपस में जुड़ करके नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, तब वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु अगर एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद है, बच्चों आप लोग जानते हैं ना, सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है प्यारे बच्चों, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। इस क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन्स ये मौजूद है। अगर ये जीन, सपोज ये कोई ए जीन है और ये कोई बी जीन है, ये कोई अलग कैरेक्टर कैरी कर रहा है और ये कोई अलग कैरेक्टर कैरी कर रहा है, राइट? तो एक ही क्रोमोसोम पे है, अगली पीढ़ी पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। अभी हम लोग पीछे से जितना पढ़ते आ रहे हैं, हमने यही सुना है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा। जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा तो उस पे जो दोनों जीन्स है वो भी तो अगली पीढ़ी में एक साथ जाएंगे। जब वो अगली पीढ़ी में जब एक से ज्यादा जीन्स एक साथ जाते हैं तो उसको सहलग्नता यानी कि लिंकेज कहा जाता है। और जब एक साथ जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू हो ही नहीं सकता, राइट? तो यही है लिंकेज। कभी कभी एक ही गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीन्स का उपस्थित होना और साथ साथ दूसरी पीढ़ी में एक साथ
स्थानांतरित होना और स्वतंत्र अपव्यूहन के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करने को ही सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। मॉर्गन ने लिंकेज के फिनोमेना का अध्ययन किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई फल मक्खी पर किए, तो उन्होंने अब परिभाषित किया कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहें और एक ही गैमीट में साथ साथ प्रवेश करें। बच्चों, मॉर्गन ने एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी मॉर्गन ने दिया और उसके कुछ बातों पर, कुछ पॉइंट्स को मैं यहां पर आपके साथ एक बार मोटे तौर पर डिस्कस करूंगा। यद्यपि आप लोग लिंकेज का फिनोमेना समझ चुके हैं पूरे तौर पर, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि कुछ बातें मैं मॉर्गन के जो क्रोमोसोमल थ्योरी है यानी कि गुणसूत्री सिद्धांत, उसके बारे में भी मैं आपसे जिक्र जरूर करूं, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप फिर कहेंगे कि सर ने हमें समझाते समझाते भी नहीं समझाया। देखिए, पहला पॉइंट कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर एक लीनियर फैशन, लीनियर रेखीय क्रम में, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि लीनियर क्रम में मौजूद होते हैं। जीन्स आपको लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। और जीन्स जो लिंकेज प्रेजेंट करते हैं वो सभी एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीन्स के बीच में ही संभव है। और तीसरी बात, जो भी सहलग्न जीन्स है वंशागति के समय स्वतः ही मूल समूहों में रहते हैं। पास पास के जो जीन्स हैं उनके बीच में लग्नता यानी सहलग्नता, लिंकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, और दूरी पर रहने वाले जो जीन्स हैं उनमें लिंकेज के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आप पूछ सकते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर इस टॉपिक के खत्म होने के बाद तुरंत बाद में आपको उसका जिक्र भी करूंगा, उसके बारे में भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों, लिंकेज को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ये भी संभव तभी है जब जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम्स में मौजूद है अगर पास पास है तो पूरे के पूरे जीन्स बहुत अच्छे प्रकार से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, और इसको कहा जाता है पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज। लेकिन अगर जीन्स क्रोमोसोम पर दूरी पर स्थित है तो वहां पर लिंकेज की संभावनाएं कुछ कम हो जाती है, और इसीलिए इसको कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब हम जिक्र करेंगे आपसे क्रॉसिंग ओवर का। लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम आनुवंशिक पुनर्संयोजन या जीन विनिमय के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। हिंदी में टर्म्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मेरी पर्सनल तौर पर सलाह है सभी विद्यार्थियों को कि वो अपनी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में लेकर हायर स्टडीज में जाने पर हिंदी की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। उच्च शिक्षा में जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च फील्ड्स में जाएंगे तो वहां पर हिंदी की जो शब्दावली है वो प्रयोग में नहीं लाई जाती है, और उस समय आपको फिर एक नए सिरे से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी अपनी एक राय आप लोगों से ये है कि आप अभी से ही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को लेकर के चले, आसान भी रहेगी और आगे आने वाले समय में दिक्कतें भी
नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर का। देखिए मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट हुए, यानी कि पाइसम सटाइवम पर। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी फ्रूट फ्लाई पर किए, और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, संकरण प्रयोग थे, क्रॉसिंग के प्रयोग थे, इनमें एक बात तो पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो गई कि क्रॉसिंग ओवर जो घटना है उसका एक संबंध लिंकेज से भी है, यानी कि जो लिंक्ड जीन्स है वो हमेशा, चूंकि अब मैं संभावना जो जोड़ रहा हूं उसको जरा मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुने। देखिए लिंक्ड जीन्स कभी भी साथ हमेशा नहीं रह पाते, बल्कि अपनी लोकेशन, अपनी स्थिति, अपने मूवमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो ये संभावनाएं पैदा हो जाती हैं कि ये लिंक्ड जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स, ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्रोमोसोम्स जब आपस में क्रॉस करते हैं तो जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों के सामने इस संभावना को पहले मैं समझा करके चलता हूं, फिर उसके बाद मैं इस चीज को आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम आप देख सकते हैं। दूसरा क्रोमोसोम मैं आपके सामने एक और ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसी पेयर का दूसरा क्रोमोसोम। अब एक ही पेयर, होमोलोगस पेयर कहते हैं इनको, एक ही पेयर, जैसे एक हमारी जूते की जोड़ी है या चप्पल की जोड़ी है, उसमें दोनों चप्पल एक सी होती है, ठीक है ना। तो ये क्रॉसिंग, इसकी जो ये क्रोमेटिड्स है ये